बिना नाम बताए हुए आप अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त में। सर मैंने अपनी प्रारंभिक से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से किया है और मैंने 2016 में नेट की परीक्षा पास की है। वर्तमान समय में मैं रांची विश्वविद्यालय में एज अ कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से पीएचडी कर रही हूँ, जिसमें मेरा शोध का विषय है बाल श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन धनबाद जिले के संदर्भ में। आप इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, इकोनॉमिक्स में ही आप सब कुछ आपने किया है, फिर आप ऑडिटर जैसे ग्रुप सी के नॉन वेस्टेड पोस्ट पे क्यों आना चाह रही हैं? आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप कार्यरत भी हैं। सर कुछ रीजंस हैं जैसे मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले सर मेरा एक व्यक्तिगत रीजन है जिसकी वजह से बिहार में जॉब करना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। सर दूसरा ये है कि ये जो जॉब है, इस जॉब में मुझे लगता है कि मैं अपनी स्किल्स को अच्छे से यूज कर सकती हूँ और मेरा पर्सनल ग्रोथ भी इसमें हो सकता है। और तीसरा ये है सर कि ये मैंने किसी जॉब को छोटा नहीं समझा है और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इस जॉब को चुना है। आपका जब ये एडवर्टाइजमेंट आया होगा तो आपने तो देखा होगा इसका जो पे स्केल है या ग्रेड पे है, क्या है ग्रेड पे इसका, इस जॉब का? सर मैंने देखा, सर मैंने इसका पे स्केल देखा था। मैंने बताया सर कि मेरी ये नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। मुझे लगा कि इसमें मैं अपना पर्सनल ग्रोथ भी कर सकती हूँ, साथ में मैं लोगों की सेवा भी कर सकती हूँ, तो मैंने इस जॉब का चयन किया। अच्छा, ऑडिटर जो है वो कार्य क्या होंगे ऑडिटर के कार्य? सर ऑडिटर का मुख्य कार्य है कि ग्राम पंचायतों को जो सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए जो भी फंडिंग की जाती है उसका निरीक्षण करना। अच्छा, क्या लाभ होगा इससे ऑडिट करने से? सर ऑडिट करने से ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट जिस भी उद्देश्य के लिए, जिस भी योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए जो भी फंडिंग कर रही है, वो उसका जो लाभ है वो अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। अच्छा, ये सब चीज ठीक है। अर्थशास्त्र में आपने स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया, आप लेक्चरर हैं, पीएचडी भी कर रही हो, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र की कुछ बात कर ली जाए। ये सब। तो मुझे आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक अध्ययन है जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और अर्थव्यवस्था जो है इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन है, वो इसको किसी भी अर्थव्यवस्था में लागू करके दिखाया जाता है। आपने अर्थशास्त्र के बारे में बोला कि ये व्यवहारिक अध्ययन है, तो व्यवहारिक अध्ययन और क्रियान्वयन में क्या अंतर होता है? सर अर्थशास्त्र में हम सिर्फ सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था में सिद्धांतों को लागू करके देखते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक तरह से सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक पक्ष है। यस राइट, सर। ठीक है। इत्मीनान से जवाब दें, नर्वस नहीं होना है, इत्मीनान से जवाब दें। अर्थशास्त्र के जो परंपरागत जो विषय वस्तु हैं वो क्या है, या यूं समझें कि अर्थशास्त्र की परंपरागत समस्याएं क्या रही हैं? अच्छा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और मांग को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से प्रोत्साहन उपाय किए जाते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए? मांग जनरेट करने के लिए, डिमांड जनरेट हो, उसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? सर मांग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले है कि आय के साधन बढ़ाए जाए। जब व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी तो डिमांड बढ़ेगी और सर अगर डिमांड बढ़ेगी तो एक सर्कल की तरह काम करेगा। एक डिमांड दूसरे डिमांड को जनरेट करती है और इससे अर्थव्यवस्था में सप्लाई भी बढ़ेगी और ये एक नए रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मौद्रिक उपाय क्या क्या हो सकता है? सर मौद्रिक नीति वही सर। अच्छा, मौद्रिक उपाय कौन अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक उपाय को कौन लागू करता है भारत में? सर मौद्रिक नीति को आरबीआई लागू करती है। आरबीआई, ठीक है। और राजकोषीय नीति को? सर राजकोषीय नीति को सरकार लागू करती है। राजकोषीय नीति के कुछ फीचर हमको बता सकती हैं? सर राजकोषीय नीति के जो उपकरण होते हैं, राजकोषीय नीति के तहत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, बजट और सर कोई चीज याद आ रही है। कोई बात नहीं। मौद्रिक नीति के बताइए आप। सर कोई भी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, वहाँ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो मौद्रिक नीति अपनाती है उसे दो वर्गों में बांटा गया है, परिणात्मक और गुणात्मक। परिणात्मक के तहत जो आरबीआई है वो सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर, और सर गुणात्मक के तहत वो इस्तेमाल करती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई करती
करती है और चयनात्मक साख नियंत्रण करती है। ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है? सर, जब केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को मुद्रा जब दीर्घकाल के लिए उधार देती है तो जिस दर पे देती है उसे बैंक दर कहा जाता है, और जब जब आरबीआई केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए मुद्रा उधार देती है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन में क्या अंतर है? सर, मुद्रास्फीति बाजार की वह अवस्था जिसमें कीमतें लगातार वृद्धि कर रही होती है और मुद्रा का मूल्य गिर रहा होता है, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जबकि अवमूल्यन वह अवस्था है जिसमें सरकार जानबूझकर मुद्रा का मूल्य जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करती है, यह अवस्था अवमूल्यन कहलाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे जरा ये भी समझा दो कि सरकार जो है जानबूझ के अपनी मुद्रा का वैल्यू कम क्यों करती है? सर, जब कभी भुगतान से हमारा प्रतिकूल हो जाता है और हम आयात बहुत ज्यादा कर लेते हैं, इस आयात को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अवमूल्यन का सहारा लेती है। अवमूल्यन करने का एक इफेक्ट ये होता है कि हमारी मुद्रा का मूल्य जो है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आयात का मूल्य बहुत अधिक हो जाता है और निर्यात सस्ते। तो आयात महंगे होने के कारण जो आयातकर्ता होते हैं उनसे आयात हतोत्साहित होती है और इसमें जो भुगतान संतुलन है उसको अनुकूल होने में मदद मिलती है। ठीक है। गिनी गुणांक के बारे में कुछ बताओ, क्या है गिनी गुणांक? सर, गिनी गुणांक जो है वो आय की असमानता को मापने का एक निर्धारण तत्व है। गिनी गुणांक का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अगर किसी देश का गिनी गुणांक का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है वहाँ गरीबी नहीं है, वहाँ आय की समानता है। जबकि अगर किसी देश की वैल्यू 1 है तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे गरीबी की बहुत अधिकता होगी, अर्थात आय की असमानता बहुत अधिक होगी। बहुत बढ़िया। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? भारत का वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अच्छा, 2022 में भारत के जो प्रथम 2 व्यापारिक भागीदार थे वो कौन से देश थे, पता है? सर, 2022 में दोबारा मुझसे गलती से निकल गया। और रूस जो है वो भारत के 2 सबसे बड़े भागीदार देश हैं। कौन से? सर, अमेरिका और रूस। नहीं, अमेरिका और चीन है ना? प्रथम स्थान यूएस है, सेकंड चीन है। कोई बात नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में जानती हैं? सर, क्रेडिट एजेंसी है जैसे कि मूडी, फिच, ये सब क्रेडिट एजेंसियां हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को देखकर उन्हें क्रेडिट देती है। उसका एक फायदा ये होता है कि अगर किसी देश की क्रेडिट बहुत अच्छी होती है तो उसे विदेशी संस्थाओं से ऋण अच्छे से उपलब्ध हो जाता है, जैसे IMF, WTO। और साथ में अगर किसी देश की क्रेडिट बहुत अच्छी होती है तो जो दूसरे देश के निवेशक होते हैं वो भी हमारी तरफ लुभाते हैं और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारे यहाँ रोजगार डेवलप होता है। सर, अच्छा, फ्री ट्रेड के बारे में क्या जानती हैं? फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सदस्य देश जो है वो एक दूसरे पे किसी भी तरह का आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगाते हैं। ठीक है। कुछ भारत का कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनसे मुक्त व्यापार समझौता है, 2-3 नाम बताएं आप। सर, भारत का तो सर अभी यूए के साथ ही मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मैंने किसी देश विशेष के लिए नहीं कहा, जो संगठन है, देशों के जो समूह है। जैसे मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक बताया आसियान, जैसे आसियान है, ठीक है, भारत आसियान मुक्त व्यवहार समझौता है। ऐसे ही हमको एक और कोई नाम बता दो आप। सॉरी सर, मुझे नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं। जीएसटी कब लागू हुआ देश में? सर, जीएसटी 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017। ठीक है, संतोष। आपने स्कूल के दौरान हिंदी वगैरह तो पढ़ा ही होगा? ये सब पढ़ा था। तो कोई एक स्कूल की कविता सुनाइए मुझे। सर, स्कूल की कविता मुझे कुछ लाइनें याद है उस कविता की कि सर, वो पथ क्या जिस पथ में बिखरे धूल ना हो, वो नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। सर, और मुझे याद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? सर, ये आपके धैर्य को दिखाता है कि जब स्थितियां सामान्य हो तो कोई व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात है और अपने लक्ष्य की तरफ अपना दृढ़ निश्चय बने रहें। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर, मेरी हॉबीज टीचिंग है और कुकिंग। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करती हैं आप? सर, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद करती हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा समझाइए कि बिहार को कई बार सरकास्टिकली बीमारू स्टेट कहा जाता है, आप इससे कितने सहमत हैं? सर, बीमारू राज्य कहने के लिए कुछ पैरामीटर दिखाए गए हैं जिसमें लगता है
कि अगर किसी राज्य में उद्योगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अगर गरीबी का स्तर बहुत अधिक है और बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है, यहाँ पलायन की भी बहुत समस्या है, इन सबको मिलाकर इन पैरामीटर के आधार पर सर बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। लेकिन सर इस अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर बिहार के ग्रेड को देखा जाए तो बिहार जो है सर बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हो रही है और धीरे धीरे बिहार जो है अपनी इस छवि से बाहर निकल रहा है। बिहार का ग्रोथ रेट कितना था इस वर्ष, पिछली बार? सॉरी सर मुझे याद नहीं है। अच्छा, बिहार की जो वर्तमान सरकार है हमारी, उनकी 5 मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताइए। सर सबसे पहली उपलब्धि कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो मतलब महिलाओं को मूल धारा में लाने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने सर महिलाओं को जो 35% रिजर्वेशन दिया वो ही उनकी बड़ी उपलब्धि है। सर दूसरा सर जो पंचायती राज में महिलाओं को 50% का जो रिजर्वेशन दिया गया वो भी एक उनकी लिए उपलब्धि है। सर वो याद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिहार के 2 बड़े नेता के तौर पे हम लोग लालू जी और नीतीश जी को जानते आए हैं, तो इनमें से आप किन्हें बेहतर नेता मानते हैं और क्यों? सर अगर दोनों राष्ट्रीय नेताओं की बात की जाए तो दोनों ने अपने अपने काल में अलग अलग तरीका का कार्य किया, जो कि बिहार के लिए बहुत जरूरी था। जहां जब लालू यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, तो ये भी बहुत जरूरी था सर। और दूसरा कि अगर नीतीश सरकार जी की बात करें तो उन्होंने जो कुछ योजनाएं चलाई जिसकी वजह से बिहार की जो प्रगति है वो तेजी से हो रही है। तो सर मैं किसी एक को नहीं कहना चाहूंगी, दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से बहुत मतलब बेहतरीन काम किया अपने टाइम पे। अच्छा, ये बताइए, कोर इंडस्ट्रीज का नाम सुना है आपने? ठीक है। कैश बेस्ड इकोनॉमी से क्या समझते हैं आप? क्या सर? कैश बेस्ड इकोनॉमी। कैश बेस्ड इकोनॉमी, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था। अच्छा, बिहार में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा, उसे एग्रीकल्चर रोड मैप्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। मुझे याद नहीं है। अच्छा, बिहार हमारा एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ये तो आप समझते होंगे। यस सर। तो उसमें एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, कृषि आधारित जो इंडस्ट्रीज है, उनका क्या स्कोप है बिहार में, समझाइए मुझे थोड़ा। सर बिहार एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगे हैं। तो सर कृषि जो बेस्ड इकोनॉमी है इसमें कृषि बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। जैसे अगर कृषि उत्पादों का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है तो उसका बहुत स्कोप है कि उन जो उत्पादों को एक लंबे समय तक संरक्षण करने के लिए और स्टोरेज, सर जो चीनी उद्योग है उनकी भी बहुत संभावना है। और सर अभी किशनगंज में चाय की खेती होती है, जिसके लिए बिहार सरकार ने अभी एक स्कीम लाई है सर मुझे, तो इससे सर चाय की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमारे समाज में महिलाओं के साथ काफी दुर्व्यवहार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है आज के समय में, तो इससे संबंधित कुछ कानून बताइए आप, प्रिवेंशन से संबंधित तो रोकथाम के लिए कुछ कानून सरकार ने बनाए हैं। सर 2013 में एक कानून आई थी, सर मुझे उसका नाम नहीं याद है, वो महिलाओं के साथ अगर ये कुछ दुर्व्यवहार होता है, अगर वो किसी भी जगह पे हैं तो वो इसकी शिकायत जो है वो डायरेक्ट पुलिस में कर सकती है। अपने उस जिस संस्था में वो कार्य कर रही हैं उन संस्था पे एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो इस चीज की जांच पड़ताल अपने स्तर से करे, और अगर इसमें सच में दोषी पाए जाते हैं तो तब जाके उसकी आगे कार्रवाई की जाती है लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा। अच्छा, कोई घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भी कोई कानून बनाया है सरकार ने? तो मुझे याद नहीं है। अपनी 3 कमियां बताइए। सर 3 कमियां, सर सबसे पहला कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, काफी जल्दी भावुक हो जाती हूँ। सर दूसरी कमियां है कि बहुत भावुक होना तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लिए समस्या क्रिएट हो सकता है कि आपके एक डिसीजन पे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी निर्भर करेगी, तो इमोशनल होना तो एक बुरी बात है, तो क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए?
सर कमियां और खूबियां हर व्यक्ति में होती है, तो इन कमियों पे काबू पाने के लिए भी मैं कार्य कर रही हूँ और साथ में सर मुझ में ऐसी क्वालिटीज भी है जो मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए उपयुक्त हूँ, तो सर इसलिए मेरा चयन किया जाए इस पद पे। विनीता, पहले हाथ को आप सही रखें, आप बार बार अंगूठा को दबा रही हैं ना, बिल्कुल उसको फैला के रखें, दोनों मतलब पैर पे रखें हाथ को। चलिए, यस ये बताएं 24 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? और सर मुझे पद याद नहीं है। आपने डीएफ में डाला है कि आप धनबाद में रहती हैं, राइट? वहाँ जॉब Yes, भी sir. करती हैं। कितने साल हो गए धनबाद में रहते हुए आपको? सर 31 ईयर। 31 ईयर हो गए धनबाद में। मतलब आपका जन्म ही धनबाद में हुआ है? यस सर, मेरा जन्म ही धनबाद में हुआ है। ठीक, ओके। तो धनबाद में आपको क्या अच्छा लगता है? सर धनबाद में जो अच्छी चीज है वो सर वहाँ का जो आधारभूत संरचना है, जैसे रोड वगैरह, वो बहुत अच्छा है और जो शिक्षा का स्तर है वहाँ वो बहुत अच्छा है और सर वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेल के माध्यम से भी और सड़कों के माध्यम से भी वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत पसंद आती है। धनबाद किसी स्टेट से लगा हुआ है? नहीं सर, धनबाद किसी स्टेट से नहीं लगा हुआ है। एक बार फिर से मैं दोहरा लीजिए, हो सकता मैं है। देख लूँ। कन्फर्म है कि नहीं लगा हुआ है धनबाद? सर मुझे पता नहीं है। धनबाद के पड़ोसी जिलों के नाम बताएं जो झारखंड में ही हैं। सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। चलिए, ठीक। आपके डीएफ में एक और चीज मेंशन है कि आपका पैतृक घर शायद भोजपुर आपने मेंशन किया, राइट? यस सर। तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे यदि भोजपुर से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न हम लोग पूछें तो? हाँ सर, आप भोजपुर से सवाल पूछिए। चलिए, ठीक है। भोजपुर बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? सर भोजपुर का अपना एक बहुत इतिहास रहा है। भोजपुर जो प्रसिद्ध है, अगर इतिहास से देखा जाए तो वहाँ वीर कुंवर सिंह जी थे जो उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई थी, तो इसलिए भी सर भोजपुर बहुत महत्व है। दूसरा सर, अभी भोजपुर में रिसेंटली वहाँ के एक मिठाई है खुरमा, जिसको जीआई टैग मिला है, तो इसलिए भी भोजपुर सर महत्वपूर्ण है। अच्छा, केवल दो चीजों के लिए भोजपुर आप महत्वपूर्ण समझती है ना? चलिए, ठीक। भोजपुर में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बता सकती हैं आप? नहीं सर। भोजपुर के विधायक एमएलए कौन है अभी? सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए सर वहाँ की सांसद याद है, आर.के. सिन्हा, जो अभी ऊर्जा मंत्री हैं भारत सरकार में। ठीक। अच्छा, धनबाद से आपको यदि पटना आना हो तो आप सबसे बेहतर परिवहन के कौन से साधन का चयन करेंगी? सर मुझे अगर धनबाद से पटना आना हो तो मैं ट्रेन का चयन करूंगी। ट्रेन का चयन करूंगी, क्यों? आपने बताया कि धनबाद की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहाँ रोड अच्छे हैं, है ना, आधारभूत संरचना काफी बढ़िया, तो आप सड़क मार्ग से क्यों नहीं आना चाहेंगी? सर मेरा ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है कि मतलब मुझे वॉमिटिंग की समस्या होती है, इसलिए मैं ट्रेन ज्यादा प्रेफर करती हूँ कहीं आने जाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि बिहार में आप अंकेक्षक के रूप में काम करेंगी, तो एक अंकेक्षक के रूप में आप काम करते हुए बिहार में किन किन जिम्मेदारियों को निभाएंगी, खास करके पंचायती स्तर पर? यानी अंकेक्षक की जो 5 जिम्मेदारियां होती हैं, आप हमें उनके बारे में बताएं। सर अंकेक्षक का सबसे पहला कार्य है कि ग्राम पंचायतों को जो फंडिंग की जाती है उसका निरीक्षण करना। तो सर सबसे पहली जिम्मेदारी यही है मेरी कि इनको चेक करना, इनमें निरीक्षण करना कि क्या गवर्नमेंट ने जिस कार्य के लिए पैसे दिए थे क्या उसी कार्य पे खर्च हुए हैं, इसकी जांच करना। साथ में ये भी जांच करना कि कभी कभी जो चीजें होती है वो सिर्फ पेपर पे होते हैं, जबकि धरातल पे उसका लागू नहीं किया जाता है। तो इन चीजों का देखना कि जो भी चीजें हैं वो धरातल पे लागू हुई है या नहीं लागू हुई है। तीसरा सर ये समस्या है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जिसके बारे में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, उनको उन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता, जिससे उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो ये भी देखना कि हर व्यक्ति के तक जो मतलब अंतिम व्यक्ति तक जो है इन योजनाओं का लाभ मिल सके। और सर ठीक है, बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? सर पंचायतों की कुल संख्या, ग्राम पंचायतों की जी सर, ग्राम पंचायतों की संख्या 8386 है, 8386। कन्फर्म है आप? सर यस सर।
बिहार में जिलों की कितनी संख्या है? सर बिहार में 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है? सर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। ठीक। बिहार का वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद कितना है, कितने लाख करोड़ का है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? सॉरी सर। अच्छा, आप चेहरे से काफी हंसमुख लगती हैं, तो आपके हंसमुख होने का क्या राज है? सर ये आप समझ सकते हैं कि मेरे पारिवारिक जहाँ जिस माहौल में रही हूँ वो ये दिन है कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना है और अपने धैर्य को बनाए रखते हुए काम करना है और जो भी चीजें हैं उसमें अपना अच्छा योगदान देना है। तो सर ये हो सकता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो मेरी मम्मी से मुझ में आई है। बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे ऑडिटर के रूप में आप पंचायत में काम करेंगी तो ऐसी संभावना है कि जीविका एक कार्यक्रम चल रहा है हमारे बिहार में, सुना होगा आपने, है ना? काफी प्रचलित भी है, वह योजना का नाम है। तो जीविका के माध्यम से जो दीदियां होती हैं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा उत्पाद का प्रोसेसिंग भी किया जाएगा। तो अब बात ये भी सरकार कर रही है कि उनके उत्पाद के प्रोसेसिंग का अंकेक्षक भी ऑडिटर अब करेंगे, ताकि पारदर्शिता आए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में, मनी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये बताएं कि यदि अंकेक्षक के रूप में आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप तो काम करेंगे ही करेंगे, उसका ऑनेस्टली काम करेंगी। लेकिन यदि आपको मौका मिले कि जीविका को हम और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ, तो अपने स्तर से आप जीविका को के लिए क्या क्या काम करेंगी जो अभी तक नहीं हो पाया है, और उस जीविका के संगठन को आप मजबूत करेंगे, यानी पूरे महिला समूह को आप मजबूत करेंगी? सर सबसे पहले अगर महिला किसी भी संगठन में अगर महिला को देखा जाए, सर अगर जीविका की बात की जाए तो सबसे पहले है कि सर महिलाओं को एक अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि वो उनमें जो योग्यताएं हैं वो उभर कर आ सके। सर दूसरा ये है कि किसी भी संगठन में अगर महिलाएं कार्य कर रही होती हैं तो उनपे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि सर बच्चों को देखना। तो सर मैं चाहूंगी कि अगर जीविका के तहत कोई कार्य हो रहा है तो उन औरतों को भी मातृत्व का अवकाश का लाभ मिल सके, जो हर संगठन में मिलता है, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों और जीविका के कार्य में चुनने में वो पारिवारिक जिम्मेदारी को चुने। तो सर मैं ये चाहूंगी कि उन लोगों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सके। सामान्य रूप से महिलाएं श्रृंगार के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है, हमको श्रृंगार करना है ना? शायद आप में भी वो गुण होगा। तो आपने मेरे ख्याल से मस्टर्ड येलो ड्रेस पहना है, राइट? यस सर। तो इसके अनुसार आपने जो चूड़ियां पहनी है वो भी मैच का होना चाहिए था, लेकिन आपने हरी चूड़ियां पहनी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि चूंकि सावन को हरियाली का मौसम समझा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सावन में ग्रीन चूड़ियां, मेहंदी ये सब पहने जाते हैं। और साथ में ये मान्यता है कि ये सब पहनने से शिव मतलब पार्वती की आराधना के लिए भी ग्रीन चूड़ियां और ये सब पहना जाता है। तो सर मैंने बेसिकली ग्रीन चूड़ियां इसलिए पहनी थी। बहुत बढ़िया जी। अभी आप बताइए विनीता जी के अभी विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष सर, वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। नहीं, विश्व बैंक पूछे हैं। आवाज मेरी स्पष्ट नहीं आ रही है सर, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? वो विश्व बैंक के। जी। अच्छा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जी। ठीक है। आप इकोनॉमिक्स से हैं तो थोड़ा ये बताइए कि टर्म ऑफ डिमांड क्या है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? टर्म्स ऑफ डिमांड? जी, टर्म डिमांड क्या है, इसके बारे में कुछ पता है? सॉरी सर, मांग की शर्तें या मांग का सॉरी। अच्छा, पेंडेमिक के बाद भारत के जो जीडीपी में ग्रोथ, जीडीपी और बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर देखें तो दोनों में किसका विकास ज्यादा हुआ था? सर बिहार का विकास ज्यादा हुआ था। क्या इसके तीन कोई कारण बताइए? क्या सर? तीन इसके कोई कारण बताइए। भारत के विकास के? बिहार के। सर
बिहार में जो पलायन करके मजदूर आए थे उनके लिए एक योजना लाई गई थी, विजन योजना। सर उसमें जो श्रमिक थे उन्होंने भी अपना उनका भी योगदान रहा था, जिससे संगठन को सहारा मिला था। साथ में कुछ योजनाएं लागू की गई थी, जिससे लोगों को सहारा मिला था। वजह से जो बिहार का जीडीपी जीएसडी की रूपा उसे ग्रोथ किया गया था। क्या अभी पंचायत में ऐसा एरिया है कि जो पंचायत अभी आप अपने जिस जिले से हैं वहाँ से पंचायत की कोई विकास के कृषि के विकास में कोई दो योजनाओं के बारे में बताएं जो अभी आप मतलब चालू हो। सर सबसे पहले जो कृषि संपदा योजना है वो ग्राम स्तर पे चालू है। जो है वो ग्राम स्तर पे चालू है। ठीक है। अच्छा, मांग की लोच क्या होता है? मांग की लोच से हम क्या समझते हैं? ये सर मांग की लोच एक परिणात्मक कथन है जो ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इस अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। एक और है कि आप बिहार में अगर पोस्टेड हो रही हैं तो एक चीज है कि आप बताइए कि क्या बिहार का साख जमा अनुपात में कमी हो रही है, कमी है या वृद्धि है अभी वर्तमान में? सर साख जमा अनुपात, सर बिहार के साख जमा अनुपात में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? मुझे पता नहीं है। विनिता जी अपनी 3 ऐसी कोई विशेषताएं बताए हैं जिनके कारण आपका इस पद पे चयन किया जाए। पहला जो मेरी क्वालिटी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, कि मैं किसी भी समस्या स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। और सर तीसरा है कि मैं कहीं भी किसी भी टाइम पे टाइम पे पूरा करूँ। यदि आपका इस पद पे चयन न किया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इस पद के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे आशा है कि इस पद पे मेरा चयन हो जाए। और जो भी मेरा लक्ष्य है मैं अपने उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रहूंगी। और सर मेरा मतलब संभवतः ये उम्मीद है कि मैं किसी न किसी पद, किसी अच्छे पद पे चयन हो जाए मेरा। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त किया जाता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आपके बोलने का तरीका ठीक है, आप स्पष्ट साफ साफ बोलती हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपको शायद पीएचडी जो आप कर रही है ना, यस सर, पा लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ग्रुप सी का पोस्ट है और नॉन गेस्टेड पोस्ट है। ठीक है, और आपकी जो एजुकेशन है काफी हायर है। तो अब सर बताएंगे, संतोष सर ज्यादा बताएंगे इसके बारे में बेहतर, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि पीएचडी वाली चीजों को आपको छुपा लेना चाहिए। और वो देखिए जैसे आपका जैसे जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स का वो तो ठीक है, हालांकि आप शुरुआत में मेरा एक सवाल है जैसे कि सर मेरा करंट अफेयर्स पे पकड़ बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इंटरव्यूअर बोर्ड के मेंबर हो मुझे पीएचडी से थोड़ा सवाल पूछे ताकि उनके पास थोड़ा कम टाइम मिले करंट अफेयर्स पूछने के लिए, इसीलिए मैं सर पीएचडी बताती हूँ। ठीक है ना, लेकिन वो डीप भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर ने पूछा पीएचडी, सर मैं चाहती थी कि आप भी पीएचडी से सवाल करें, क्योंकि मेरा बहुत आसान सा टॉपिक है चाइल्ड लेबर, इसीलिए मैंने बताया था ताकि जो करंट अफेयर से सवाल है वो कम होकर पीएचडी से हो जाए। अच्छा, चाइल्ड लेबर में आप कर रही है, एक्चुअली उस समय आवाज अच्छा उस समय आवाज आपकी क्लियर नहीं थी, तो सर चाइल्ड लेबर से कुछ पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, अगले बार में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। बाकी कुछ बहुत जो जैसे आलोक सर ने 1-2 क्वेश्चन पूछा या पांडे सर ने 1-2 क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाए, तो थोड़ा सा है ना उस पर आप काम कर लीजिए। और बाकी बोलने का तरीका आपका ठीक है, जो आप अभी भी आप अपना इस तरह उंगली हथेली का दाब रही है ना, ये सब चीजें ठीक नहीं है ना।
बाकी ठीक है ना, मेरे तरफ से ठीक है। वर्तमान में करंट के प्रोजेक्ट से जुड़े रहिए, उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। विनीता देखिए क्या है कि आराम से बैठे आप, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, आपको पता है कि आपको क्या पहनना है। दूसरी बात कि अगर कुछ भी पहन के अगर आप जाओगी, बोर्ड वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे तो आपके पास वो जवाब होता है। जैसे मैंने चूड़ी पे आपको जम करवाया था, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था, तो मेरे ख्याल से इतनी समझ। प्रॉपर साड़ी सर, मैं प्रॉपर साड़ी पहन के जाती हूँ इंटरव्यू में, तो हाँ बढ़िया, चलेगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्पष्ट बोलती हैं, कहीं भी तुतलापन या फिर लैक ऑफ पिच नहीं है आपके कम्युनिकेशन में। होता है ना बच्चा के पास लो कॉन्फिडेंस होता है तो थोड़ा सा लाउडली, कहीं लाउडली बोला कहीं लो पिच में बोला। आप में बिल्कुल समतल है, अच्छा आप बोलती हैं, इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ज्ञान की बातें ठाकुर सर ने कहा कि ज्ञान आपके पास ठीक है, उतना ज्ञान है कि आप इकोनॉमी को हैंडल कर सकती हैं, है ना। दूसरी बात कि आप अपने नेचर के प्रति काफ़ी ऑनेस्ट हमको दिखी, जो भी चीज़ आता है जो आपके अंदर में है आप बेबाक उसको बोलना शुरू कर देती हैं। और यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा इस बार, है ना, जो कि हमने बहुत बच्चों को देखा हुआ है, काफ़ी बोल्ड हैं आप इस मामले में। अब निगेटिव बात में थोड़ा चले आते हैं, वेलकम। निगेटिव में क्या है कि जो आपका आई कांटेक्ट है ना, वो हर बोर्ड के मेंबर पे बराबर था, है ना, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए थे आपसे जिसमें कि आपको थोड़ी दुविधा देने में, तो आप थोड़ा सा ऊपर में या कहीं और देखने लगी। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप ठीक करने का प्रयास करेंगी। नज़र को हमेशा नीचे डाउन कीजिएगा, नज़र को जैसे हम फंस रहे हैं किसी इंटरव्यू के बोर्ड के क्वेश्चंस में, ऊपर नहीं करना है, क्योंकि हमारे सामने जो बैठे हैं उनको हमको ये दिखाना है कि आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू यू। तो हमेशा नज़र नीचे करके सोचने की होता कि अब 7 टाइप में हम चले गए, ये एक अच्छा नोशन होता है अच्छे कैंडिडेट के लिए, राइट। दूसरा बात है कि ठाकुर सर ने आपसे पूछा था कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, आपने बताया कि लोन मिलता है, उससे अच्छी बात है। आपने उसमें 2 वर्ड यूज किया था, IMF और WTO। तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि WTO लोन नहीं देता है ना, आप वो फ्लो में बोली होंगी। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा कि फ्लो में हम ओवर कॉन्फिडेंट में ज़्यादा गलत ना बोलते हैं ना। जो भी आपको बोलना है पहले दिमाग में उसको तौलना है, उसके बाद जुबान से निकालना है, राइट। उसके बाद कि आप 2 जगह बहुत ब्लंडर की हैं, एक आलोक सर ने प्रश्न पूछा था और ठाकुर सर ने प्रश्न पूछा था और पांडे सर ने प्रश्न पूछा था। तो उनके प्रश्न को अगर आप नहीं सुनी है तो आप बोली है क्या सर, शायद आपको याद होगा अभी, क्या सर दोबारा बोलिए, है ना। तो क्या सर नहीं बोलना है, आपको बोलना है पार्डन या सॉरी बोलना है, सर प्लीज कैन यू रिपीट योर क्वेश्चंस, ऐसे आपको बोलना है पोलाइटली। ये हो सकता है कि आप एज ए प्रोफेसर बच्चों को बोलती हो क्या बात है ना, तो यहाँ पे उस चीज़ों को थोड़ा सा डाउन करेंगी, ये अच्छा नोशन नहीं जाता है ना। और आपकी जो कमियां है उस कमी पे काम करना है। कमी आपकी क्या है, भोजपुर के बारे में आपको नील नॉलेज है, उसके बाद धनबाद के बारे में काफ़ी गलत नॉलेज दिया है। हमने पूछा भी था आपको कि उसका कोई सीमा किसी राज्य से लगता है, बोले कि नहीं लगता, वो बंगाल से लगता है। धनबाद का जिला, धनबाद जो है वो बंगाल से लगता है, और बंगाल के 2 जिले हैं जो धनबाद से लगता है। धनबाद के आप पड़ोसी जिलों के नाम भी नहीं बता पाए, है ना। इस पे वहाँ भी इन्होंने जो बोला सर मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा जी। सर मैंने आपको पूछा था कि मैं झारखंड के बारे में नहीं पढ़ी हूँ, तो आपने कहा था कि झारखंड नहीं पढ़ना, इसीलिए सर मैं पढ़ नहीं पाई धनबाद के बारे में। वो हमने आपसे फोन पे जी बोल लीजिए। सर एक चीज पूछना है कि जो बोर्ड मेंबर होते हैं क्या उन्हें पता होता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए बोर्ड मेंबर के पास जो डैप होता है वो आपको कोर्ट से पहले वहां पहुंच जाता है ना। इस चीज़ को समझिए। मीडिया में बात क्या होता है कि हमारी कोई जानकारी वहां पे नहीं होती, हम किस कास्ट के हैं, कहाँ घर है, नहीं, उनके पास सब कुछ पता होता है। क्योंकि हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें पता होता है, कोर्ट से उनका मिलान होता है। आपका जो 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट होगा सब कुछ वहाँ रहता है। आपका अकेडमी क्या है, कहाँ जन्म हुआ, किस समुदाय की आप हैं, कहाँ रह रही हैं, कहाँ पली बढ़ी है, सब कुछ उनके पास में होता है। ये अभी आप इंटरव्यू देंगी तो आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इसलिए मीडिया या यूट्यूब वाले पे मत जाइए कि उनके पास कुछ नहीं होता है। वो लोग कभी इंटरव्यू फेस किए नहीं है, उनके पास सब कुछ होता है। आपका जो क्लेम है कि सर आपने हमको बोला था झारखंड नहीं पढ़ने के लिए, बिल्कुल हमने बोला था, लेकिन हमने आपसे पहले परमिशन लिया था कि मैं झारखंड से पूछ सकता हूँ। आपने बोला कि हाँ आप पूछिए, तो ही मैंने पूछा है। यदि आप मना करते हैं नहीं पूछते तो आप झारखंड पे काम कर लीजिएगा, भोजपुर पे भी काम कर लीजिएगा। और पंचायत जो बताई है, पंचायत बिहार में गलत बताई है। आप राजकोषीय घाटा नहीं बता पाई हैं, बजट का आकार नहीं बता पाई हैं। चूँकि आप इकोनॉमी से ऑनर्स की हैं, PhD कर रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इकोनॉमी में वो परेशान करेंगे ही करेंगे। हाँ पूछेंगे। हाँ सर मैं बजट पढ़ लूंगी। मैंने भारत का बजट पढ़ा था, पर सर ने बिहार का बजट पूछा, तो सर मैंने बिहार का बजट नहीं पढ़ा था, मैं उसको पढ़ लूंगी सर। इसी को कहते हैं लॉलीपॉप फेंकना क्रिकेट में, है ना। तो जो नहीं कि हम जो पढ़ के जाते हैं वही पूछा जाएगा।
आपको तैयार करना है दोनों चीज़ों को, है ना। अच्छा, आपने मेंस के फॉर्म में पीएचडी मेंशन किया हुआ है? सर मेंस के फॉर्म में ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं था पीएचडी मेंशन करने के लिए। ओके, चलिए अभी जो डेफ निकलेगा, डेफ में उसमें पूछा जा रहा है कि आप अभी क्या कर रही हैं वर्तमान में, तो आप सोच लीजिएगा कि आपको पीएचडी डालना है कि नहीं डालना है। पीएचडी अगर आप डालेंगे तो आपको वहाँ बहुत परेशान करेंगे बोले, क्योंकि एक प्रोफेसर जब सर अभी रिसेंटली पॉलिटेक्निक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई थी, बीपीएससी नहीं ली थी, तो मैं उस इंटरव्यू में सम्मिलित हुई थी सर। तो मैंने वहाँ बताया था कि मैं पीएचडी की हूँ और मैंने उन्हें सारे सवालों के जवाब दिए थे, तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे उस इंटरव्यू में, पर मेरा समय का सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए सर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पीएचडी से सवाल पूछे। ठीक है, आप उसको डालिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप डालिए। वो हर समय अलग अलग बोर्ड मेंबर होते हैं, उनका माइंड अलग अलग वर्क करता है, तो डिपेंड करता है वो क्या चाहती है ना। आप सोच लीजिए फिर उसको डालिएगा। ठीक है, बढ़िया। आलोक सर, देखिए मेरी तरफ से एक दो छोटे छोटे सजेशन है, बाकी तो सारे सर कह ही चुके हैं आपको। एक तो क्या है कि आपको थोड़ा, मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े धीरे बोलना है ना, आराम से बात करनी है। वो आपको शो करेगा कि आप बहुत जल्दी में होती हैं, वो शो करता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, जब मौका बाद में मिले ना मिले तो बोल दूं, ज्यादा से ज्यादा बोल दूं, ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर लूंगी मैं, है ना। मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि सर ये बाई बर्थ है कि मैं थोड़ा बहुत स्पीड बोलती हूँ और ये मुझे सब टोकते हैं, तो सर ये बाई बर्थ है, मैं ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं बोल रही हूँ, मेरे बोलने का स्पीड ही यही है सर। मैं कोशिश करूंगी तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है थोड़ा सा। और दूसरा है कि संतोष सर जो आपको कह रहे थे कि राज्य से या जिले से संबंधित जानकारी होती है या नहीं होती है, ठीक है। हम लोग भी जब इंटरव्यू वगैरह देते तो उनके पास आपके नाम नहीं होता है, लेकिन बाकी जानकारी होती है। नाम भी होता है, आप समझिए बातों को कि आप अगर अपने जिले के बारे में पढ़ के जाते हैं तो क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने जिले के बारे में सब चीजें जानते हैं, है ना। तो वो ना भी पूछे तो अपनी तरफ से हिंट देके बता देना कि मैं इस जिले के से हूँ, ताकि आप जो उनको एक एरिया देंगे आप जहां आप जानते हैं, है ना। वो एक दो सवाल पूछेंगे तो आप बताने के लिए तैयार हैं, है ना। तो वैसा जो एरिया आपका स्ट्रांग लगता है वो बता देना, हिंट कर देना, डायरेक्टली नहीं बोलना है, बट इनडायरेक्टली हिंट कर देना है कि हाँ इस जिले से हूँ, इस क्षेत्र से हूँ। तो ये अच्छी ही बात बोली आपको संतोष जी ने कि थोड़ा सा आप जो एरिया उधर का भी तैयार कर लीजिए, वो आपके फेवर में रहेगा। बाकी एक बात आप कह रहे थे कि जैसे पीएचडी का मेंशन करूं या ना करूं, जो आपने पॉलिटेक्निक का इंटरव्यू दिया था तो वहां के लिए रेलिवेंट था, ठीक है। यहाँ क्या है कि आपको एक तरह से होता है ना, इस नजर से बोर्ड मेंबर्स देखेंगे कि आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी तक तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए, आप जो है पीएचडी करने के बाद लोग प्रोफेसर बनते हैं और आप ऑडिटर जैसे 2800 ग्रेड पे में जाने की सोच रहे हैं, तो मतलब वो कंट्रोवर्सी दिखता है एक तरह से, है ना। सर मैं तो मेरे ख्याल में सर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बिहार में है और इस वजह से सर मैं सिर्फ बिहार आना चाहती हूँ। नहीं वो ठीक है, मैं पीएचडी की बात कर रहा था कि हायर डिग्री ना मेंशन करे तो बेहतर है, बाकी आपकी इच्छा है ना, ठीक है। बाकी आप सहज हैं बातों में, कॉन्फिडेंट हैं, मैच्योरिटी आपकी बातों से झलकती है ना, आप इधर उधर की फालतू बातें नहीं करती हैं, आत्मविश्वास आपका काफी अच्छा है, मुझे लगता है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं। तो बाकी थोड़ा फैक्ट्स पे, जैसे सर वगैरह ने सजेस्ट किया, फैक्ट्स पे काम करते रहिए और आपका चयन होने के चांसेस अच्छे हैं। मेरी तरफ से इतना है। ठीक है विनीता, बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ आपका, है ना, काफी अच्छा लगा बात करके आपसे। चलिए।